चलो तो आखिरकार लंबे जद्दोजहद के बाद हम लोग जेपीएससी को अंतिम पड़ाव पर देख रहे हैं और उस अंतिम पड़ाव पर तुम लोग साथ रह गए। जब यात्रा की शुरुआत होती है तो हजारों, मेंस आते तक सैकड़ों, इंटरव्यू आते तक नंबर, हम लोग सिमट जाते हैं। इंटरव्यू के मामले में मेरा अपना बहुत एक कॉमन थॉट है जो हम तुम लोग के साथ साझा करेंगे कि इसको एक औपचारिक वार्तालाप समझो। ठीक है, दोनों चीजों से अपने आप को मुक्त रखिए। एक कि आपको नौकरी मिल ही रही है, ये कोई गारंटी नहीं, लेकिन नौकरी मिलेगी ये आशा भी उतनी ही मजबूत होनी। इंटरव्यू एक ऐसा दायरा है जिसमें आप अभी तक लेकर आपकी जर्नी, मतलब एकेडमिक जर्नी, आपके गांव का सामाजिक पृष्ठभूमि, आर्थिक पृष्ठभूमि, आपका नाम, आपका अपना इंटरनल व्यक्तित्व, एक्सटर्नल व्यक्तित्व, राज्य की समस्याएं, देश की समस्याएं, किताबी ज्ञान जो एकेडमिक कैरियर में पढ़े हुए हैं, शोध किए हुए तो उससे जुड़े उपजे ज्ञान, इन सभी बातों को 15-20 मिनट में समेटने का प्रयास किया जाए। ये उसकी प्रक्रिया है। इसमें और साधारण बातचीत में यही अंतर है कि साधारण बातचीत में हम लोगों के पास औपचारिकता नहीं होती। मन किया तो सही ट्रैक में बात करें, नहीं मन करेंगे तो हम आपसे नहीं बात करेंगे तो क्या करें, ये ऑप्शन मिला हुआ है। यहां पर वो ऑप्शन नहीं है। आप जब बात कर रहे हैं तो एक फॉर्मल गॉसिप है, एक संस्कारिक ढांचा बना हुआ है, उस ढांचे में कुछ बात आपसे पूछी जा रही है और आप बहुत कूलनेस के साथ जितना जानते हैं उतनी बातों को रखिए। आप सभी बात जाने ऐसा कभी भी संभव होने वाला, ठीक है। और नॉलेज से ज्यादा इसमें महत्वपूर्ण रखता है कि आप मॉक टेस्ट को फेस कीजिए, बोर्ड के साथ बैठ करके वार्तालाप कीजिए। एक कहते हैं हम लोग उसको मॉक टेस्ट देना। उस मॉक टेस्ट में आप बैठेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो बातें हम आप जानते हैं उन बातों को हम वहां रिप्रेजेंट कर पाते हैं कि अगर वो बात आपको करने आती है, यानी आप इंटरव्यू को लेकर बिल्कुल मत घबराइए। जरूरत सिर्फ इस चीजों की होती है, इंटरव्यू का एक फेनोमेना क्रिएट है पहले से ही, उस स्ट्रक्चर को समझिए और उस स्ट्रक्चर पर कुछ बेसिक क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन के आंसर खुद से तैयार कीजिए। कौन सा क्वेश्चन को थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि हम लोग इसको छोड़ दें तो ज्यादा बेटर, कौन सा क्वेश्चन है जिसका उत्तर दें लेकिन तर्कपूर्ण दें, ठीक है। तो उसके लिए एक मेंटल होमवर्क जरूरी होता है और एक सप्ताह का आप लोग का टाइम मिला है तो हम समझते हैं कि किसी भी महीने में कम नहीं है। आप इतने दिनों में इन चीजों को कर सकते हैं। 3 से 4 मॉक टेस्ट आपके लिए सफिशिएंट होगा। आप अपने आप को कंफर्टेबल हो जाएंगे क्योंकि कहां कहां आप गलती कर रहे हैं वो सारी चीजें आपको उसमें मौका मिल जाएगी। कहा ही जाता है, देखो सिविल सेवा है क्या, कितना पढ़े पीटी में टेस्ट हुआ, जो पढ़ सकते थे उसे लिख सकते हो मेंस में टेस्ट हुआ, अब जो तुम अभी तक पढ़े लिखे हो बोल भी सकते हो इंटरव्यू में टेस्ट। यानी लिखना, पढ़ना, बोलना तीनों आता है तब लोग सिविल सेवा में, ठीक है। तो हम आप लोग का ज्यादा समय इधर नहीं लेंगे। संक्षिप्त जानकारी के तौर पर हम चाहते हैं कि आप लोगों की कक्षा, क्योंकि जो लोग बाहर से थे वे इतनी आसानी से जल्दी नहीं निकल सकते थे, कल शाम को ही रिजल्ट का प्रकाशन हुआ है, तो जो भी यहाँ का नंबर ऑफ स्ट्रेंथ हमें लगता है 100 से ऊपर ही है, तो 100 से ऊपर स्टूडेंट आएंगे तो हम लोग उस क्लास को रेगुलर बढ़ाएंगे। 2 घंटे या 1 घंटे का आपको स्पेशल सेशन की जरूरत है। एक ही चीज को बार बार चर्चा करके हम लोग समय व्यर्थ नहीं करेंगे और उसके बजाय मंगलवार को चाहते हैं हम कि मॉक टेस्ट की एक प्रक्रिया 9 बजे से शुरू हो। जो टाइम आपको सुटेबल हो उस टाइम के अनुसार करें। जो भी स्टूडेंट यहाँ से हो या बाहर से हो उनको हम यही बोलेंगे कि अगर यहाँ रहने का साधन नहीं है तो ये किसी होटल को ले ले। 5-7 दिनों के लिए होटल लेना कोई बड़ा चीज नहीं है, लेकिन उनको मॉक टेस्ट फेस करना चाहिए एकांत में रह करके। जो प्रश्न हम लोग दे रहे हैं उन प्रश्नों का हल आपको अपने दिमाग के स्तर पर तैयार करना है, अपनी भाषा में तैयार करना है। रटा रटाया पैटर्न को फॉलो करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। मान के चलिए कि आप घर में बैठे, आपसे एक क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि आप ही का चयन सिविल सेवा में क्यों करें। आप आराम से बेड बिस्तर पर लेट करके सोचिए कि आखिर हम में क्या है, हम क्या बोलेंगे, हम कौन 3 बात बोलेंगे जो सचमुच हम हैं। हमने शब्द कहीं से खोज के नहीं लाया है, जो मेरे पास नेचुरल नहीं है बल्कि हमने उसे अडॉप्ट किया, ठीक है, आयात किया, इंपोर्ट किया, वो वर्ड नहीं लाने हैं। आराम से सो करके सोचो कि अगर बताना हो तो क्या बताएंगे। अगर कोई भी बोर्ड पूछ दे कि आपके भीतर क्या कमजोरियां हैं, हमारी असली कमजोरी क्या है, उसको सोचो, थोड़ा सा चिंतन मनन करो और उस बात को रखो, ठीक है। जो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है उन सब्जेक्ट के लिए आपको कुछ पढ़ने की भी जरूरत पड़ेगी। जैसे झारखंड में पंचायती चुनाव अभी एक करंट का सब्जेक्ट है,
तो आप पंचायती चुनाव के थ्योरेटिकल पार्ट से लेकर के एकेडमिक जो भी चीजें हैं तकनीकी तौर पर टोटल लाइन बाय लाइन पर एक बार पढ़ लीजिए, ताकि वहां से कुछ क्वेश्चन पूछा जाता चले। भारत सॉरी वो यूक्रेन रूसिया वार है, ये दूसरा सबसे हॉट टॉपिक पड़ा हुआ है। श्रीलंकाई संकट है, तो इसके ऊपर स्टडी चाहिए। ये संक्षिप्त भी हो सकता है और सारगर्भित भी हो सकता है, लेकिन कुछ आपके जो पर्सनल स्किल, आपके आसपास के जीवन पर जो प्रश्न है उनको आपको चिंतन मनन करके अपनी भाषा में विकसित कर लेनी चाहिए। इसीलिए परेशान ना हो, और हम भी चाहते हैं कि मॉक टेस्ट के लिए एक अच्छी टीम हमने बनाई है। हर बोर्ड आपका इसी प्रकार काम करेगा कि बोर्ड का एक मेंबर जो है वो शिक्षाविद से रिलेटेड होगा, एक मेंबर जो हम लोग रखेंगे वे आपके ब्यूरोक्रेसी से रिलेटेड होंगे, चाहे वो आईएएस आईपीएस से ही रिलेटेड हो। तीसरा बोर्ड का जो मेंबर रहेंगे वे किसी रीजनल या हिंदी लिटरेचर से रखेंगे। हम लोग कोशिश करेंगे कि जिसका जो सब्जेक्ट है उसी के अनुसार बोर्ड में मेंबर बैठे, ठीक है, लैंग्वेज वाइज। और फोर्थ है कि एक जो हमारा अपना पतंजलि आईएएस एकेडमी का टीम है उसमें से एक मेंबर रहेंगे, ठीक है, यानी 4 लोगों का एक टीम सफिशिएंट होता है। और अलग अलग बोर्ड में एक व्यक्ति को कभी नहीं चाहेंगे कि सिमिलर बोर्ड में आए, उनके बोर्ड को बदलते रहेंगे ताकि अलग अलग दृष्टिकोण को समझे। जो भी इंटरव्यू होगा उसका शेड्यूल हमने रखा है 18 से 20 मिनट के जो आपके बोर्ड के जो मॉक टेस्ट होंगे उसकी प्रक्रिया होगी, और उसके बाद जस्ट आपको रिकॉल करेंगे हम लोग 5-10 मिनट के लिए, कभी तत्काल ही आपको प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाए कि आप पूरे बोर्ड के दौरान कौन कौन सी गलतियां कर रहे थे और इसमें थोड़े बहुत सुधार की जरूरत क्या है, ठीक है। तो 10 मिनट रिव्यू का टाइम रखेंगे हम लोग पर स्टूडेंट, और 18 to 20 मिनट का जो टाइम होगा वो पूरे इंटरव्यू का सेशन होगा। तो एक स्टूडेंट पर 30 मिनट का टाइम हम लोग रखेंगे, ठीक है, और उसको आप लोग केवल पालन कीजिए। कोशिश करनी चाहिए कि इंटरव्यू आप यहाँ मॉक टेस्ट दे रहे हो या बोर्ड में जाके दे रहे हो, फॉर्मल ड्रेस को हमेशा पालन कीजिए, ठीक है। जैसे तैसे कैरी करते हुए कि हम रास्ते में आ रहे थे सर दौड़ते हुए, जो जींस मिला वही पहन लिए, टी शर्ट मिला पहन लिए, उस तरीके से नहीं आइए, क्योंकि उसमें आपका कॉन्फिडेंस जो है ना शुरू से ही लैग चलेगा, थोड़ा सा कमजोर चलेगा। तो कोशिश करनी चाहिए कि ठीक है मैंने इंटरव्यू के लिए कोई नया ड्रेस बनवाया है, परंतु अभी भी अगर पहन करके आए तो एक फॉर्मल ड्रेस के साथ ही मॉक टेस्ट को फेस करें, तो आपको बोर्ड आपके प्रति पॉजिटिव नजरिया रखता है। ये सभी के लिए जरूरी होता है और इसको फॉलो करना चाहिए। इंटरव्यू के पूरे साक्षात्कार क्रम को अगर यहां से कुछ बातों से हम लोग देखें, ध्यान से देखो, इससे ज्यादा कुछ नहीं जाना है, एकदम फ्रेमवर्क में रह करके काम को कर लेना है। सामान्यतः जो भी साक्षात्कार होता है यूपीएससी का जो इस पर गाइडलाइन काम करता है उसमें यही काम करता है कि 5 सेक्शन होते हैं जहां से आपको क्वेश्चन उठाए जाएंगे, और लगभग एक ऐसा 5 फेज है जो प्रत्येक स्टूडेंट को प्रत्येक बोर्ड से 5 फेज से गुजरना है। किसी भी एक फेज को बाईपास होने के चांसेस रेयर ऑफ रेयरेस्ट होते हैं, ठीक है। ये 5 चरण आपके इंटरव्यू के चरण है। अगर आप 15 मिनट का इंटरव्यू दे रहे हैं तो 3-3 मिनट सभी के ऊपर जाएगा, ठीक है, किसी पर कम जाए चाहे किसी पर जाए। उसमें पहला चीजें हैं आपके बायोडाटा, इसमें नाम, जन्म तिथि, ग्राम, जिला, हॉबी, इससे रिलेटेड जो जानकारियां होती है इस पर कुछ चर्चाएं शुरू होती है। इसी के साथ किसी भी साक्षात्कार क्रम का स्टार्टअप लिया जाता है, या यहाँ से स्टार्टिंग हो रही है। जब आप आगे बढ़ते हैं तो उनके पास आपका एक बायोडाटा का डिटेल भरा हुआ रहता है, तो जनरली उसमें सब्जेक्ट आता है, और सब्जेक्ट के क्रम में सबसे पहले अगर वैकल्पिक विषय है तो, जैसे झारखंड में वैकल्पिक विषय का कॉलम नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर वैकल्पिक विषय का जगह कौन भरता है? जो क्षेत्रीय जो जनजातीय भाषा साहित्य है, कोठा, नागपुरी, संथाली हो, कुड़ुक, जो भी एग्जाम हुए उनसे अगर आपने कोई पेपर वगैरह लिखा है तो उस पर चर्चाओं का दौर शुरू होता है। इसके अलावा भले ही ये तो हुआ कि आयोग ने जो परीक्षा कंडक्ट की है उसमें ऑप्शनल का बात करेगा, लेकिन आपके एकेडमिक करियर में ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट रहा है, आपने स्नातक किस विषय से किया है, उस पर क्वेश्चन न रहे ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। हाँ, आपने अगर लिखा है कि स्नातक और परास्नातक 2-2 डिग्रियां हैं आपके पास, आपने रिसर्च भी किया है, तो वो सभी सेक्शन से क्वेश्चन आ सकते हैं। परंतु बहुत सारे विद्यार्थी चतुर होते हैं, वे जानते हैं कि काहे के लिए हम अपना क्षितिज को बड़ा करें, उससे बेटर है कि हम ग्रेजुएशन तक का ही डिटेल सबमिट कर दें, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, आपका अगर क्षितिज बड़ा है तो आपके लिए सकारात्मक तथ्य भी है, देना चाहिए कि हमारी अभी तक की शैक्षणिक पृष्ठभूमि क्या रही है, उसको जरूर चर्चा में लोगों को रखना चाहिए। ये चरण भी आपको जरूर फेस करना पड़ेगा बोर्ड के दौरान। तीसरा फेज आता है जो करंट अफेयर्स के ऊपर होता है, नेशनल और इंटरनेशनल इशू। जैसे हम लोग अभी बात कर रहे थे रूस यूक्रेन युद्ध की,
ठीक है, चीन के साथ हमारा जो अभी वर्तमान में रिलेशन चल रहा है, ठीक है, पाकिस्तान में जो सत्ता परिवर्तन हुआ है, श्रीलंका में जो घटनाक्रम तेजी से बढ़े हैं, ठीक है, नाटो वगैरह जैसे संगठन हाल के दिनों में चर्चा में आए हैं, ठीक है, बिम्स्टेक में भारत की भागीदारी वगैरह बढ़ी है। तो ये सारे जो टॉपिक हैं इसके ऊपर चर्चा। फिर देश के भीतर जो बातें चल रही हैं, जैसे कोरोना के नए फेज, कोरोना के वैक्सीनेशन की जो चर्चाएं चल रही हैं, पिछले किसान आंदोलन चले, ठीक है, तो ये सब चीजों के ऊपर आपको एक नॉलेज रखना पड़ेगा। यहाँ बातें जो है ना वो सार गर्भित और नॉलेज दिखना चाहिए कि आपको अपने वर्तमान जो हमारा समाज है, हमारा नेशन है, उसमें जो कुछ भी घटित हो रहा है आप उसे दूर नहीं है। आप उसको इसमें जितना तर्कपूर्ण प्रभावपूर्ण आप उत्तर देंगे उतना आपका स्कोर बढ़ेगा। ठीक है, तो हम तो बोलेंगे कि इसके ऊपर बेसी नहीं, अधिक नहीं तो कम से कम 15-20 ऐसे टॉपिक हैं, ज्यादा टॉपिक अभी चर्चा में नहीं है, 20 टॉपिक के ऊपर आपको गहराई से काम कर लेना चाहिए, इसको ध्यान में रखते हुए। फोर्थ फेज में आ जाता है कि आप झारखंड राज्य में अगर सिविल सर्विसेज के तौर पर आपकी नियुक्ति हो रही है, आप राज्य की समस्याओं की समझ रखते हैं कि राज्य के लिए क्या चीजें हैं, घटित हैं, तो उस पर एक बिंदु रहता है। और लास्ट में जाते जाते कुछ क्वेश्चन आपसे हाइपोथेटिकल पूछ लिए जाए या अप्लाइड थ्योरी पर आधारित कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाए। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर आपसे मान लो 1-2 क्वेश्चन हम लोग बोल ही देखिए। कल्पनात्मक प्रश्न में क्या होता है कि आपको बातचीत करने से अगर उनको ऐसा लगता है कि आपने जो बातें की या वहां पर रखी उन बातों में जो एक महत्वपूर्ण बात थी कि आपको लगा कि आप बहुत बड़ा बदलाव करना चाहते हैं, ठीक है, तो वैसे में अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए, अगर एक दिन के लिए आपको झारखंड का बना दिया जाए, अभी क्या प्राथमिकता, ठीक है, आप मान लीजिए अगर जिले के डीएम की भूमिका में किसी रोल में है, तो आप क्या ऐसा 3 महत्वपूर्ण बदलाव कर दीजिए। ये सब चीजें क्या है, हमारा वो पद नहीं है, बट हाइपोथेटिकल चीजें आपके पास आती हैं, तो आप उनको किस नजरिए से देखते हैं और किस प्रकार उस पर रिएक्ट करते हैं। ठीक है, ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। चाहे कोई सिचुएशन क्रिएट कर दिया जाए कि आप पुलिस सेवा को प्राथमिकता के तौर पर चयन किए हुए हैं और आप सपोज कीजिए कि किसी चारों तरफ से नक्सल बेल्ट में घिरे हुए हैं और आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप सरेंडर कर दीजिए तो आपके जान छूट दी जाएंगे, या तो आपको फाइट करना है। तो इस क्रम में जब आप उस सिचुएशन को फेस कर रहे होते हैं तो उस क्रम को हम लोग अगर फेस कर रहे होते हैं तो आप किस प्रकार सिस्टम को हैंडल करेंगे। ठीक है, क्या आपकी रणनीति होगी, कैसे निकलेंगे वहां से। ठीक है, आप मरना पसंद करेंगे या हथियार डालना पसंद करेंगे। अब ये दोनों ही क्वेश्चन बड़े असमंजस वाले होते हैं, तो वहां पर कैसे अपने उत्तर को देखना चाहिए। लेकिन ऐसे उत्तर जब भी हैं तो आप वैकल्पिक रूट को अपनाना चाहिए, न हम शहीद होंगे न सरेंडर होंगे, अंतिम समय तक जो संभावनाएं उसके आसपास जीवित होंगी उन संभावनाओं पर अमल करना ही आपका मूल काम होता है। ठीक है, तो ये 5 फेज पर आप इंटरव्यू दे करके आने वाले हैं। अब इन 5 फेज के ऊपर हम 5 ही क्लास रखने के लिए सोचे। हाँ, नेशनल इंटरनेशनल पर 2 क्लास बढ़ सकते हैं, तो इसमें आप लोग को राहत दिया जाएगा कि कुछ चीजें यूट्यूब चैनल वगैरह पर कुछ विशेष टॉपिक जो आधे घंटे 40 मिनट के लेक्चर हैं, ठीक है, उसको हम लोग डाल दें ताकि आप उसको एक बार देख ले तो उसके अकॉर्डिंग अपना कॉन्सेप्ट को खड़ा कर सके और बना सके, जो बड़े इश्यूज हैं। ठीक है, अब आ जाओ, इनमें से हमारा पहला खंड क्या है, एकदम टू द पॉइंट हम चलेंगे, आगे पीछे कुछ नहीं, जो भी बातें होंगी वो एकदम टू द पॉइंट होंगी। पहली बात बायोडाटा के ऊपर है। देखो, बायोडाटा का जो अरेंजमेंट होता है उसे किस प्रकार करना चाहिए कि हम लोग उसको बहुत कायदे से आगे बढ़ा सकें। तो इस क्रम में एक एक पॉइंट देखिए, यहां से आइए, थर्ड सेक्शन 1 है बायोडाटा। पहला नाम आपके नाम पर है, कैसे होमवर्क करोगे, जो दे रहे हैं उसको जाके डिटो घर में भर लो। ठीक है, एक फेज कंप्लीट हो जाएगा, बिल्कुल इधर उधर देखने की जरूरत नहीं, एकदम उतना ही काम करना है। सबसे पहले चर्चा होती है आपके नाम की। ठीक, अगर आपका नाम पूछा जाता है तो पूछा जा सकता है कि आपके नाम का क्या अर्थ है। ठीक है, दूसरा, आपके नाम का देश में या नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर या आपके जिला लेवल पर कोई ऐसा शख्सियत है जो आपके नाम से मैच करता। ठीक है, उसमें और आप अपने में क्या समानता देखते हैं। मान लो कोई लड़का नाम बताए कि हमारा नाम अशोक चौधरी है, टाइटल ना भी हो तो अशोक भारतीय इतिहास के एक महान शासक। अब उसके व्यक्तित्व से आपके व्यक्तित्व में कुछ सिमिलरिटी है या आपके
बिल्कुल उसे मिसमैच करता हुआ कोई? अगर है तो क्या है? ठीक है, अगर मान लीजिए आप उसे बहुत अच्छा व्यक्तित्व लगता है, आकर्षक व्यक्तित्व है, ठीक है, तो आप बताइए कि उससे एक कौन सा उसका एक गुण आपको बहुत अच्छा लगा जो अपने आप लाइफ में अडॉप्ट करना, उतारना चाहते, समझे चीजों को? अब बताइए, ये छोटा सा काम है, कर लेना है, आए तो भी ठीक, ना आए तो भी ठीक, ठीक है। लेकिन पहला एकदम एक एक घटक बाई घटक, मतलब बोलते हैं स्टेप बाय स्टेप हम बढ़ रहे हैं, ठीक है। कि आपके नाम पर अगर जो क्वेश्चन आ सकता है तो यही नाम आ सकता है कि आपका नाम से रिलेटेड कोई महान व्यक्तित्व, तो उसके विचार से आपकी कुछ समानता या विषमता, या कौन सा ऐसा उसका गुण जो आप अपने जीवन में उतारना चाहते हैं, इसके बारे में एक वर्कआउट करिए। अब देखो, ये काम हम नहीं करा सकते, हम हेल्प कर सकते हैं पर्सनली, जब आप प्रश्न लेकर के आए तो, क्योंकि यहाँ जितने व्यक्ति हम लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, सैकड़ों की संख्या में बैठेंगे, तो उस दौर पे हम लोग क्या करेंगे बताइए? सभी के नाम अलग अलग है, तो किसके नाम से हम लोग इसका उत्तर दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। इसलिए काम किसको करना है? आपको खुद से करना। हाँ, अगर आपको लगता है कि हमारे नाम का तो कोई आदमी अच्छा नहीं पैदा हुआ, ठीक है, तो आप वहां पर हेल्प ले सकते हैं कि आपके नाम से रिलेटेड कोई अगर जानकारी हम लोग में भी हो तो हम लोग बताएं। बात करते हैं, सेकेंड होता है आपका बर्थडे। आजकल तो चलन भी है, बड़ा धूम धड़ाका से लोग मनाते हैं, मौका मिल जाए तो आनंद भी उठाते हैं। कहते हैं कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है, आपके जन्म तिथि का आपके जीवन में क्या महत्व? आप अपना जन्म दिवस मनाते हैं, किस क्या ध्यान में रह करके मनाते हैं, क्या उसके पीछे सोच? क्योंकि इंटरव्यू की कोई दिशा नहीं होती है, वहां कोई भी प्रश्न किसी भी रूप में आपके सामने आ सकता है, आप सहजता पूर्वक उनके आंसर को करने का प्रयास कीजिए, यही मौलिक बात होती है, ठीक है। दूसरा, जिस वर्ष आपका जन्म हुआ वो वर्ष किसी कारण से फेमस है, उस वर्ष कोई बड़ी घटना घटी हुई हो, बहुत बड़ी उपलब्धि अर्जित की गई हो देश वगैरह के लिए, अगर कुछ ऐसा है तो उसके बारे में बताइए। क्या आपका वर्ष मेमोरेबल वर्ष है, ईयर है नेशन के लिए, कंट्री के लिए, सोसाइटी के लिए? अगर है तो किस रूप में? अपना अपना जन्मदिन आप लोग को तो याद ही होगा, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। वैसे भी इस क्रम में एक एपिसोड चलता था, देखिएगा, एक DNA करके सुधीर चौधरी का जी न्यूज पर, वो जब अपना न्यूज चैनल खत्म करते हैं तो लास्ट में जरूर बताते हैं कि आज यह दिन है और इस दिन कौन कौन से दुनिया में घटनाएं घटित हुई, कहते थे ना। वैसे ही आप भी अपना काम कर लीजिएगा कि आपके वर्ष में दुनिया में कौन सी घटनाएं घटित हुई थी और क्या उस घटना के बारे में आप जानते हैं, नहीं जानते हैं। ज्यादा एक कॉमन वार्तालाप है, ठीक है, ऐसा नहीं कि उस पर कुछ बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन पूछे जाएंगे, परंतु आए तो इसके लिए तैयार कर लेना। सेकेंड ऑप्शन। थर्ड स्टेप, आपका नाम, आपका जन्म के बाद आपका ग्राम, ठीक है। यहां से किस टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं अगर आप इस चीज को समझना चाहते हैं तो यहां से प्रश्न पूछा जाएगा कि आप बताइए कि आपके गांव की प्रमुख समस्या क्या है। आप जिस गांव से बिलोंग करते हैं उस गांव की प्रमुख समस्या क्या है, अपने ग्राम की प्रमुख विशेषता बताइए। क्या आप अपने गांव में विकास के किस प्रकार की संभावनाओं को देखते हैं कि अगर ऐसा ऐसा हो तो मेरा गांव एक आइडियल विलेज के तौर पर राज्य में सामने आ सकता है, तो आप अपने गांव को समझते हुए इन चीजों को बताइए। क्या आपके गांव में के आसपास कोई चर्चित स्थल हो, टूरिस्ट प्लेस हो, हिस्टोरिकल प्लेस हो, रिलीजियस प्लेस हो, जो आपके गांव के आसपास सटा हुआ हो, ठीक है, तो उसके बारे में बताएं। या फिर होता है कि आपके गांव में केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा जो डेवलपमेंट स्कीम चलाए जा रहे हैं, आप क्या देखते हैं, वो वाकई में धरातल पर उतरता है? अगर उतर रहा है तो आपको कोई उसमें कमियां लगी, क्या आप चाहते हैं कि उसमें कुछ बदलाव हो तो और ज्यादा बेहतर रिजल्ट हो सकता है? वहां कुछ भी रास्ते आपके साथ खुल सकते हैं। एग्री है आप लोग? ठीक है कि ऐसे प्रश्न आएंगे तो हम अपना उत्तर अपने से बना करके रखेंगे, ठीक है। हम प्रश्न दे रहे हैं और जहां उत्तर में हेल्प की जरूरत होगी वहां हेल्प भी देंगे। और ये चीजें जब आप मॉक टेस्ट के लिए आएंगे अगले दिन से, तो आपको सबसे पहले इसी प्रश्न का सामना करना पड़ेगा और कितना सहायता पूर्वक आप इसका उत्तर दे करके आगे बढ़ते हैं, यही हम लोग को भी वॉच करना है, ठीक है। फिर कहता है कि आपके गांव की सामाजिक आर्थिक दशा, जातीय समीकरण वगैरह क्या है, क्या ज्यादातर गांव के लोगों की आजीविका का साधन क्या है। इस तरह के प्रश्न आपके ग्राम से रिलेटेड
पूछे जा सकते हैं। ठीक है, फिर कहता है क्या ये बात कर लेते हैं, गांव से ऊपर उठेंगे तो ब्लॉक और अनुमंडल और थाना से कोई क्वेश्चन नहीं होता है। अगला चरण जो होता है वो जिला पर आधारित होता है, ठीक ना। कहते हैं कि आपके जिले का नामकरण का क्या आधार, मतलब पलामू का नाम पलामू क्यों पड़ा, गढ़वा का नाम गढ़वा क्यों पड़ा, जामताड़ा को जामताड़ा क्यों कहते हैं। तो सभी जिलों के नाम का एक मायने है, ठीक है। देवघर, साहेबगंज, जो भी डिस्ट्रिक्ट है, तो गिरिडीह क्यों नाम रखा गया, चाहे उस जिले का क्या अर्थ निकलता है, ठीक है, उसके नाम का क्या अर्थ है, उसको तो देख ही लीजिए। ठीक है, जैसे रांची, लोहरदगा, गुमला, हजारीबाग, जामताड़ा, तो ये चीजें जिले की प्रमुख विशेषता, संभावनाएं एवं संभावनाओं, ये सबका अपना अपना जिला पर आधारित होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये और झारखंड की बात मैं नहीं कर रहा हूं, आप जिस जिले से संबद्ध हैं वहां के लिए काम करिए। ठीक है, सभी जिलों में अलग अलग समस्या है। कोई बच्चा खूंटी से आएगा तो खूंटी में आपसे पूछेगा कि वहां क्या समस्या है, तो खूंटी में दो प्रकार की समस्याएं बहुत तेज चलती हैं। एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले सबसे ज्यादा आते हैं, ठीक है। दूसरा, आप खूंटी से जाओगे तो वो कुछ अफीम वगैरह की जो खेती वगैरह की जाती है, हाँ। और अगर आप इसी प्रकार मान लो धनबाद वगैरह के इलाके में जाते हो, ठीक है, तो कोयला चोरी, वायु प्रदूषण की जो समस्याएं हैं, ठीक है, वहां पर चाहे जो भी दामोदर के बेल्ट से निकल रहे हैं वहां पर बहुत सारे कोयले के धूलकण वगैरह जमा होने से पानी वगैरह का प्रदूषित होना, ये सब यही सब समस्याएं न होंगी। पलामू का सबसे बड़ा समस्या है गढ़वा तरफ की सूखा होना, वृष्टि छाया प्रदेश के रूप में झारखंड का क्षेत्र का होना, ठीक है। तो हर जिला का अपना अपना समस्या है, जैसे आपके जीवन में अपनी अपनी समस्याएं हैं वैसे ही हर जिले में भी अपनी अपनी समस्या है। तो आप जिले से आइडेंटिफाई कर लो कि हमारा जिला इन तीन चीजों के लिए काफी प्रसिद्ध है और यहाँ अनंत स्कोप है। ये तीन मौलिक समस्याएं हैं, ठीक है, उनके ऊपर एक वर्कआउट कीजिए। इंटरव्यू के यही तरीका है, एकदम सिस्टमेटिक जाइए, कहीं कोई दिक्कत होने वाला नहीं। फिर कहता है कि आपके जिले में कोई बहुत चर्चित घटना, मान लीजिए कभी कभी क्वेश्चन आता है चिरूडी नरसंहार के बारे में जानते हैं, ठीक है, गोइलकीरा हत्याकांड के बारे में जानते हैं, हरसावा गोली कांड के बारे में जानते हैं। ये सब राज्य के हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं जो समय समय पर घटनाएं हैं जो समाज को काफी चर्चा में रखी, चाहे राज्य को चर्चा में बना करके रखी, ठीक है। तो इन सब चीजों के बारे में, या आपके जिला का कोई प्रमुख व्यक्तित्व, ठीक है, जैसे मान लीजिए गुमला तरफ का कोई आदमी हो तो सिमोन उरांव, मधु मंसूरी, खास करके अभी जैसे यहाँ छुटनी देवी जो डायन प्रथा के ऊपर काम कर रही है सरायकेला से, तो आपके जिले से कोई ऐसी शख्सियत के जो इस रूप में फेमस रही हो तो उनके बारे में भी थोड़ी जानकारी आपको जमा। इस क्रम में आप कुछ हेल्प ले सकते हैं, बहुत सारे गाइड हैं, जैसे झारखंड संपूर्ण संग्रह लिखा हुआ, मेरा भी एक झारखंड का किताब है, तो उसमें जो 24 जिले हैं 24 जिलों के बारे में सारा डिटेल कि आपका जिला किस वर्ष बना था, किस जिले से काट करके आपके जिले का गठन किया गया था, ठीक है, इस जिले का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, वहां के प्रमुख रिलीजियस प्लेस क्या है, सारी चीजें उसमें दी हुई हैं। ठीक है, मेरी वाली जो किताब है झारखंड संपूर्ण संग्रह, उसमें जिला एक कॉलम है, 24 जिला का एक संक्षिप्त परिचय, तो उसके जरिए भी आप उसको एक तैयार कर सकते हैं, बेसिक चीजें। ठीक है, हाँ, समस्याएं चूंकि वो मेंस पॉइंट व्यू से नहीं लिखी गई है तो उसमें उसका हो सकता है कि ना हो, बट बाकी चीजें आपको हेल्प कर देंगी कि आपका जिला कब बना, ये सब चीजें याद कर लीजिए। अगर आप सिविल सेवा के लिए चयनित होते हैं और होम जिला में आपको होम डिस्ट्रिक्ट में काम करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है, तो आप कौन से 3 काम है, प्रमुख इनिशिएटिव है जो आप लेना चाहेंगे। ठीक है, तो ये इस पर भी एक वर्कआउट होना चाहिए। जिला स्तरीय कौन कौन से विकास कार्यक्रम चलाए जाते हैं, ग्राम के टाइप के अपने जिले की सामाजिक आर्थिक स्थिति क्या है, क्या आपके दिमाग में अपने जिले को एक आइडियल डिस्ट्रिक्ट के रूप में डेवलपमेंट करने का कोई आइडिया है, पहले से आपने सोचा है, अगर हाँ तो उस पर अपना पॉइंट रखिए। ठीक है, ये सब जिला आधारित क्वेश्चन है जो आप लोगों से पूछे जाएंगे। अब देखो यहां से जो खेल शुरू हो रहा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और इस पर बड़ा वर्कआउट करने की जरूरत पड़ती है। ठीक, हम आ गए प्राथमिकता या आपके चयन का क्या आधार होना चाहिए। ठीक है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन लगभग सभी इंटरव्यू बोर्ड में अधिकांश विद्यार्थियों को इसको सामना करना ही पड़ता है। मतलब बड़ा से बड़ा और छोटा से छोटा घटक के रूप में इस प्रकार के प्रश्न
मतलब एक तरीके से जब से सिविल सेवा चल रहा है तब से चले आ रहे हैं, और ये सब किसी से पूछे जाते हैं और हर कोई तैयार करता है। और यही वो सेक्टर है जहां पर पता चलता है कि अगर कोई एक कोचिंग से पढ़ा हुआ स्टूडेंट है तो उसका सबका उत्तर एक ही समान। ठीक है, इसीलिए हम हमेशा बोल रहे हैं कि बायोडाटा पर आधारित अपने दिल के करीब जो बातें हैं उनको रखना चाहिए। ठीक है, और नॉलेज बेस्ड होनी चाहिए। तो देखो क्या कहता है, प्राथमिकता या चयन का आधार। पहला क्वेश्चन पूछेगा, आप सिविल सेवा में ही नौकरी क्यों करना चाहते हैं? दूसरे सेक्टर भी हैं, आप वहां पर भी जा सकते हैं और जा करके अपना काम को कर सकते हैं। अगर इस तरह का प्रश्न आ जाए तो आप लोग क्या उत्तर लेकर के आइएगा? ठीक है, कि आप सिविल सेवा में ही काम करना क्यों चाहते हैं? बोल सकते हैं। नहीं, ये ऐसा भी हो सकता है कि आप जो बोल रहे हो वो सही होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ आपको कॉम्प्रिहेंसिव उत्तर देना है। ठीक है, कि आप सिविल सेवा में आने के पीछे आपका मोटो क्या है, क्यों आना चाहती हैं। ठीक है, ये तो सब कोई जानता है। आपने जो कहा वो सही है कि एक लाइन है कि आपने सिस्टम में शिक्षा के विकास के लिए काम करना चाहती हैं, लेकिन अगर यहीं पर आपकी क्वेश्चन पूछा जाए, अगर आपकी शिक्षा के प्रति आपने प्राथमिकता के तौर पर प्रशासनिक सेवा को क्यों रखा? हाँ, तो ये चीजें मैच करनी चाहिए कि आपने जो वरीयता क्रम दिया है उस वरीयता क्रम से आपका चीजें जो आप रख रहे हैं दोनों में सिमिलरिटी होनी। ठीक है, अगर है तो अच्छा उत्तर है, लेकिन फिर भी देखो इसका उत्तर अगर कॉमनली जानना चाहते हो कि सिविल सेवा को क्यों चुने, तो इसमें 3-4 चीजें। पहला, सम्मान के साथ काम करने का अवसर, ऑनर भी है और उसके साथ काम करने की चीज। लोग जानते हैं सिविल सेवा की नौकरी बहुत ग्लैमरस नौकरी मानी जाती है, जॉब सेक्टर का चीज है, इसमें प्रतिष्ठा व्यापक तौर पर है। तो सम्मान के साथ काम करने का अपॉर्चुनिटी मिलना ये मुख्य आकर्षण का कारण है कि मैं इस सेवा में आना। दूसरी बात, अगर इस काम में अगर आप लोग रखना चाहते हैं तो क्या है, कार्य में विविधता होता है ना, वो रोचकता को बनाए रखता है। जैसे अगर हम वीडियो के तौर पर हैं, काम दे रहे हैं, तो हमें काम क्या मिल रहा है, हम चाहते हैं कि विकास योजनाओं को आगे बढ़ाने का मौका मिल रहा है। कल के गए अगर हम सीओ के रूप में आ गए तो भूमि संबंधी दस्तावेज में हमारी भूमिका बढ़ जाती है। अगर हम आगे चल करके एसडीओ रैंक में जाते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना हमारा मुख्य जिम्मेवारी बन जाता है, कानून व्यवस्था। तो क्षेत्र व्यापक है, अलग अलग क्षेत्र हैं, और कार्य में विविधता जो होती है वो रोचकता जिज्ञासुपन को जिंदा रखता है। तो उसको हमने इसलिए भी इस चीज का हमको इसमें कार्य की विविधता है। तीसरा चीज क्या है कि नीति निर्माण में बड़ी भूमिका, नीति निर्माण में एक सिविल सेवक की भूमिका होती है। ठीक है, और उसको हमारे व्यक्तित्व से काफी कुछ करीब है। वो तो फैक्टर है ही, अगला फैक्टर वही बोल रहे हैं, आपको 5 पॉइंट कम से कम बताने चाहिए केवल। हाँ, क्यों नहीं होगा बताइए, बहुत सारे ऐसे आईएएस हैं जिन्होंने अपने दम पर बहुत सारे काम किए हैं। याद कीजिए शंकरन का नाम, ठीक है, नाम जानते हैं उनका, सुने हैं? एस आर शंकरन, उन्हें बंधुआ मजदूरी के लिए अपने स्तर से काम किए, उसका मांग पत्र रखा और उनके ही मांग पत्र को आगे बढ़ते बढ़ते की प्रक्रिया में कल के बंधुआ मजदूरी उन्मूलन कानून पास हुआ। इसी प्रकार और अगर कुछ लोगों का नाम इस सेक्टर में जानना चाहते हैं तो बीडी शर्मा का नाम, उन्होंने जब से सिविल सर्विस ज्वाइन किए, अलग बात है कि यूपीएससी कैडर के थ्रू आए हुए थे, लेकिन जब बीडी शर्मा ने इस क्षेत्र में योगदान दिया तो नक्सल क्षेत्र में मतलब शांति के लिए बहुत काम किए कि नक्सल क्षेत्र में डेवलपमेंट को कैसे पहुंचाया जाए, उसके लिए उन्होंने अपने स्तर से लेकर के सतत प्रयास किए और अंत में उनकी एक आइडेंटिफिकेशन वहां तक गई भी। इसी प्रकार एक नाम सुने होंगे अनिल बोर्डियो वगैरह का, शिक्षा के क्षेत्र में बाकी चीजों को बढ़ाने में उनकी बड़ी भूमिका रही है। जैसे बहुत सारे ऑफिसर्स हैं जो एक अपने सिस्टम के जरिए बातों को आगे बढ़ाते चले गए और लास्ट में वो एक प्रक्रिया का अंग बन गए, घटक बन गए। ठीक है, सीधे तौर पर भूमिका नहीं है। ठीक है, आप अपने आप को लेजिस्लेटिव से जोड़ के देख रहे हैं, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि हमारी भूमिका नहीं है। लेकिन एक चीज है इसके साथ और जोड़िए, मतलब 4 बिंदु में अगर बात रखनी है
बहुत संक्षिप्त में याद रखिए, समय आपके पास 30 से 40 सेकेंड होते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस जब वो क्रॉस क्वेश्चन करेंगे तब वो अपॉर्चुनिटी मिलती, बाकी है कि आप अपना तथ्य रखते, ठीक है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट काम यही रखना चाहिए कि सम्मान के साथ काम करने का अवसर। दूसरी, संस्थागत तरीके से जुड़ करके जन कल्याण की भावना को बढ़ाने का अवसर मिलना, कार्य के स्वरूप में विविधता का पाया जाना, ठीक है, ये सब। और चौथा जो आपको बताए कि नीति प्रक्रिया में अपनी भूमिका को आगे बढ़ाना, ठीक है। ये चार ही इसके लिए हमें लगता है कि अप्रोप्रिएट पॉइंट है। हाँ, एक दो पॉइंट और आप चाहें तो स्वेच्छा से इसमें जोड़ सकते हैं जो आपको लगता है। क्या चीज? हाँ, जो भी घटनाक्रम आपके क्षेत्र में घटित होता है, ठीक है, उस घटनाक्रम के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार किया जाता है, नोट भेजा जाता है और वो अपने सीनियर ऑफिसर को भेजा जाता है। वे नीचे से जो सोर्स होते हैं उसी सोर्स रिपोर्ट के आधार पर डीसी उसे अपने विभागीय सचिव को ट्रांसफर करते हैं और बाद में वही विभागीय सचिव उसी पर एक रोड मैप बनाते हैं कि भविष्य में मनरेगा में क्या बदलाव होने चाहिए। देखिए, मनरेगा अगर आया था तो मनरेगा 2.0 है, कहां से आया? ग्रास रूट लेवल से जो फीडबैक मिला उसी बेस पर तो जाता है। तो फीडबैक देने के लिए गवर्नमेंट के पास सबसे अप्रोप्रिएट पर्सनालिटी कौन है? जो देख रहे हैं वही ना नोडल एजेंसी काम कर रहे हैं तो रहेंगे, ठीक है। तो उस प्रकार से देखना है, ये नहीं देखना है कि आप इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं है, आप सिस्टम के बॉडी हैं। लेकिन मजेदार बात है कि सिस्टम हम ही से ऊपर की ओर जाता है और जाकर के उस प्रभाव तक काम करने के लिए नीति का रूप ले लेता है। देखिए आगे कहता है कि मान लो आपके अंदर ऐसे कौन कौन से गुण हैं। हाँ, अगर आपने वहां पर देखो, यहाँ एक कॉमन क्वेश्चन है कि आपको सिविल सेवक बना दिया जाए। अब सिविल सेवक में सभी प्रकार के सर्विस खुले हुए हैं, ठीक है। आप जो विज्ञापन भरते हैं उसमें सभी प्रकार के चयन के विकल्प भी आपके पास होते हैं, केवल प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी होती है। आप जो भरे तो वही आपको मिले भी कोई जरूरी नहीं होता है। ये आपके मेरिट मार्क्स पर डिपेंड करता है कि आपने भले प्राथमिकता के तौर पर इसे चयन किया लेकिन बाकी चीजों को निचले सेवा में आप जॉब नहीं लेंगे, ऐसा नहीं है, आप जाएंगे। तो ये कॉमन था कि एक सिविल सेवक के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए, बात को समझना है। हाँ, अगर रह गई बात उसमें क्रॉस क्वेश्चन उठे तो उस क्रॉस क्वेश्चन का उत्तर आपको क्या देना है, ठीक है। तो यहाँ जितने पर्सन हम लोग हैं ना, अगर 100 लोग हैं तो 100 का अलग अलग क्रॉस हो सकता है। इसी काम को डील करने के लिए मॉक टेस्ट किया, समझ गए बात को। जो आपको अभी जो आप लोग प्रश्न उठा रहे हैं, यही जब बोर्ड आपसे प्रश्न करेगा क्या उत्तर देंगे, तो उस उत्तर को हम लोग नोट पैड पर लिखते हैं कि आपका जब बोर्ड इंटरव्यू ले रहा था तो आप किस क्रॉस का उत्तर क्या दे रहे थे, उसके अनुसार आपने उत्तर में चेंजिंग की थी कि नहीं की थी, कि रटा रटाया उत्तर था। तो आपको तुरंत फीडबैक क्यों दिया जाता है? इसीलिए दिया जाता है कि तुरंत फीडबैक दिया जाए कि एक क्रॉस का जो आप जवाब दीजिए ना, इसका जवाब ये होना चाहिए, समझ गए चीजों को। क्योंकि बहुत सारी चीज ऐसे हैं जब आप बोर्ड पे आप बैठेंगे आपको पता चलेगा कॉमन उत्तर नहीं चलते हैं, कुछ अप्लाइड टाइप के उत्तर भी लेकर के लोग आते हैं, ठीक है। जैसे डायने प्रथा के ऊपर कोई क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि आप जिस एरिया में है डायन प्रथा एक बड़ी समस्या है, उसके लिए क्यों किस कारक पर बीमार मानते हैं, क्यों है झारखंड में डायन प्रथा? क्वेश्चन अगर पूछ दे कि आखिर विधवा महिलाएं ही डायन क्यों होती, ज्यादातर केस में देखा जाता है कि जो महिला विडो हो जाती हैं वही डायन क्यों कहलाती। तो इसके पीछे यही फोटो होता है कि उनके डायन का घर परिवार के लोग ही इस प्रकार का पहले रूमर उड़ाते हैं कि डायन है मेरे बेटे के, फिर वो गांव में बातें फैल जाती हैं और उनको लगता है कि बाद में अगर इसी तरीके से मॉब लिंचिंग करा करके इनकी हत्या वगैरह करा दें इनके प्रॉपर्टी पर मेरा। तो डायन प्रथा में होने वाली अधिकांश हत्याओं के पीछे उनके क्षेत्र का संपत्ति का अधिग्रहण भी एक बड़ा सब्जेक्ट। हाँ ठीक है, वहीं से प्रक्रिया की शुरुआत होती है। तो एक इसके पीछे एक एजेंडा ये नहीं है कि गांव में अंधविश्वास है, ये तो सबको उत्तर देगा, ठीक है, कि डायन प्रथा होता ही नहीं है, अंधविश्वास है। लेकिन अगर आप इसको बहुत अप्लाइड तरीके से देना चाहते हैं तो इसका एक कारण आप इस तरीके से भी रख सकते हैं। तो इसीलिए देखो क्यों हम लोग बार बार कह रहे हैं कि बार बार इस आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन कहाँ है? सोल्यूशन है मॉक टेस्ट में। मॉक टेस्ट में आप जब उत्तर देते हैं ना तो तुरंत रिएक्शन होता है और उस रिएक्शन को आप कैसे संभालते हैं
वहीं से पता चलता है कि आपका इंटरव्यू ठीक जाएगा कि, और हम लोग उसीलिए 10 मिनट रोक करके आपको बोलते हैं कि आपका बाकी ठीक चल रहा था, ये 3 जगह पर आप ऐसा उत्तर देके बच सकते थे, या तो इसको इस रूप में देते तो आप ज्यादा प्रभावशाली हो सकते थे। तो वो काम तभी हो सकता है जब आपको बोर्ड में बैठाया जाए और आपके देखा जाए कि आप लाइन कौन सा पकड़ते हैं, इसलिए इसका सबसे प्रैक्टिकल रूप उसको माना जाता है। फिर भी आप बोल रहे हैं कि हम जो बता रहे हैं ये एक पैटर्न है, इस पैटर्न पर बायोडाटा में अपने दिल के करीब ईमानदारी से काम करना चाहिए। लेकिन याद रखिएगा, जो पॉइंट रखना है अगर उस पर क्रॉस उठे तो उसका तर्क भी आपके पास होना, बस इतनी ही सी बात ध्यान रखनी, ठीक है ना। मान लो, वैसे एक चीज तुम लोग में बता दें, अगर कोई पूछे दे कि आपके अंदर कौन सा गुण है, तो हम आपको कुछ ऑप्शन क्रिएट कर सकते हैं कि इस ऑप्शन में से आप अपने गुणों का चयन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक सिविल सेवा के अंतर्गत अगर गुण की बात करनी है, ठीक है, तो गुण में क्या क्या हो सकता है, लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं। एक तो पॉइंट हो सकता है कि काम के प्रति निष्ठा, ठीक है, समर्पण या प्रतिबद्धता। ये किसी भी व्यक्ति के सिस्टम को प्रभावशाली तरीके से रिजल्ट ओरिएंटेड बनाने में हेल्पफुल है, ठीक है। कि अगर काम के प्रति निष्ठा है, आप बेमन से काम नहीं करते हैं, काम के प्रति डेडिकेशन है आपका, ठीक है, और काम के प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हैं, तो एक अच्छे प्रशासक में एक गुण होना बहुत, आप इस गुण को अगर लगता है कि हम में भी गुण है तो उसे रख सकते। दूसरी जो चीज है वो होता है समझने की क्षमता, समझने की क्षमता। इसको बोला जाता है कि यह किसी भी सिविल सेवक में प्रोसेसिंग प्रक्रिया है, ठीक है। मतलब एक अच्छा श्रोता, चाहे जो बातें उसके संज्ञान में रखी जाए उसको पहले सिस्टम को हम समझते हैं, तो जो समझ लेगा वो इम्प्लीमेंटेशन भी ठीक से, ठीक है। तो ये भी एक आपका गुण हो सकता है। सिविल सेवक के लिए एक अनिवार्य गुणों में से मोस्ट इंपोर्टेंट गुण होता है कम्युनिकेशन स्किल, यानी संचार कौशल, ठीक है। क्योंकि अपनी बात को लोगों के बीच रखना, लोगों को समझाना, लोगों को इंस्पायरेट करना, तो ये सब चीजें चूंकि उनको करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो आपके पास एक कम्युनिकेशन स्किल तो होना चाहिए। अगर ये नहीं है, लैक है, तो आप कभी भी एक सफल सिविल सेवक बन ही नहीं सकते। तो एक क्षमता और हो सकती है। दूसरा देखो क्या है, रटा रटाया बयान है, इस पर क्रॉस क्वेश्चन भी खूब उठते हैं, और वो होता है ईमानदारी। सिविल सेवक को ईमानदार जरूर होना चाहिए। अब ये अलग बात है कि राज्य में 60 से 70% ऐसे प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं जिनके ऊपर कोई ना कोई करप्शन के चार्ज ऑलरेडी इन्वॉल्व है। तो इस पर अगर आप बोल रहे हैं कि हम ईमानदार हैं, तो अपनी ईमानदारी को परिभाषित करने का दम भी रखिए, ठीक है। फिर मान लीजिए नेतृत्व एवं निर्णयन क्षमता, ठीक है। लीडरशिप का गुण होना चाहिए आपके अंदर, और आपके अलावा डिसीजन मेकिंग पावर होना चाहिए, ठीक है, निर्णयन क्षमता। एक बेसिक स्किल में से किसी भी सिविल सेवक को देखा जाता है। फिर एक होता है फिजिकल फिटनेस, ठीक है। फिजिकल फिटनेस मतलब जो फिट नहीं है तो खुद अपने काम का नहीं है तो समाज के काम क्या आएगा, ठीक है। इसीलिए शारीरिक जो आपका क्षमता होना चाहिए, ठीक है, स्किल होना चाहिए, वो इस बात पर निर्भर करता है कि हम फिजिकली फिट रहते हैं, ठीक है। तो जो आदमी फिजिकली फिट है वो कहा सुने ना, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। अगर हम खुश हैं तो दुनिया को खुश रख सकते हैं, लेकिन हम ही खुश नहीं है, हमारा ही शरीर हमारा साथ, ठीक है। तो ये एक सिविल सेवक का अनिवार्य गुण होना चाहिए ये, और इसको आप रख सकते हैं कि हमें ये बातें एटीट्यूड के। दूसरा एक पॉइंट और लिख सकते हो, काम में नैतिकता, ठीक है। जो भी हम काम करते हैं उसमें मोरल वैल्यू को लैप्स नहीं करते हैं, ठीक है। नैतिक मूल्यों पर आधारित कार्य ही हमारे द्वारा किया जाता है। ये सब चीजें आप रखिए, इसी में आपको भी लगता है कुछ और भी आपके अंदर
भरे हुए प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, बहुत सारी क्षमताएं हैं, तो उनको भी जोड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान रखना है कि जो तथ्य को आपको लेकर के जाना है उस तथ्य पर आप क्या करेंगे, हाँ, ठीक है, तर्क देंगे, उचित तर्क देंगे। सरकार की प्रक्रिया कोई भी हो, लेकिन जो आप काम कर रहे हैं उसमें नैतिकता होनी। नैतिक मूल्य का क्षरण हो गया तो प्रशासन अराजकता में बदल जाए। इसीलिए ये एक ऐसा बेसिक प्रिंसिपल है जो कोई भी सिविल सेवक को लाइफ टाइम पकड़, इसीलिए काम में मोरलिटी नहीं हो, अराजकता न हो जाएगा, फिर हर आदमी नैतिक दृष्टिकोण से सोचे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और देखो चर्चा करते हैं कि अपनी 3 कमजोरी बताइए, अगर कह दिया जाए, ठीक है, तो कमजोरी को डिफाइन करना शायद लगता है कि सबसे कड़ा काम। अपने भीतर विशेषता खोजना हो तो हम लोग खूब खोज लेते हैं, लेकिन हमारे भीतर 3 कौन कमजोरी है इसकी तलाश करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन देखिए यहाँ एक हिंट हम आपको केवल यही देंगे कि जब आप इस प्रश्न को सॉर्ट आउट कर रहे होंगे तो जनरली एक बात जो आपको अपने दिमाग में रखना चाहिए वो ये रखना चाहिए कि आप उस क्षेत्र को बताइए जिसमें आप अपने भीतर अभी सुधार ला रहे हैं, ठीक है, सुधार के लिए प्रयासरत हैं। हाइपोथेटिकल जवाब, ठीक है। अब कमजोरी क्या है, संवेदनशील होना कमजोरी हो सकता है, ठीक है, संवेदनशील होना कमजोरी है, हो सकता है आप भावना में अगर बह जाते हैं तो सिस्टम तो आपको संस्थागत ताकत दिया है, संस्था ने जो दायित्व आपको दिया है उसी दायरे में रह के आपको काम करना है, ठीक है, ये भी एक कमजोर पक्ष में ही गिना जाता है, ठीक है। और दूसरी चीजें जो हैं, आप ये मत बताइएगा कि हम अनुशासनहीन, कमजोरी में ऐसी चीजों को लाने का जरूरत, ठीक है। चलो इस पर कभी काम करेंगे तो आगे भी इसकी चर्चा आगे बढ़ते, हाँ, ठीक है। कमजोरी का मतलब ऐसे ही कमजोरियों को सिलेक्ट करना है। ये भी एक हो सकता है कि हम पिछले कुछ समय से अपने स्वास्थ्य को लेकर कम फोकस थे, लेकिन हमने फिटनेस के ऊपर अपनी लगातार मेहनत, क्या करती हैं तब, जो योगा करती हूँ, जिम करती हूँ, ठीक है, तो उसके बारे में चर्चा की, ठीक है। तो स्वास्थ्य के प्रति उपेक्षापूर्ण, देखो इसमें वर्ड चुनना है, ध्यान रखना, बात लंबा करने का टाइम नहीं मिलता। अगर पूछ ही दिया कि 3 कमजोरी बताइए, ठीक है, तो एक एकदम तुरंत आंसर पाइए, भावना में बहना, ठीक है, शरीर को कम महत्व देना, फिटनेस के ऊपर कम ध्यान देना, और तीसरा जो है आपकी मुख्य कमजोरी क्या है नहीं, ठीक है, वो चीजें नहीं हो सकती हैं। दिन में सुनाई कभी मत बोलना, ठीक है, आपकी मुख्य कमजोरी क्या है, दिन में सोना, ठीक है, नहीं कमजोरी, हाँ, नहीं, इसको आप कह सकते हैं कि जो हमसे बड़े हैं, ठीक है, अगर कोई वो गलती करते हैं तो हम उनको रोक नहीं पाते, ठीक है, मतलब एक ऐसा इज्जत दे रहे हैं किसी को भी जो कि बाद में हार्मफुल भी हो सकता है, लेकिन हम वहां गरिमा का ख्याल रखते हुए अपनी बात नहीं रख पाना, ये मेरी कमजोरी हुई, ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का तुम कमजोर पार्ट बता रहे, ठीक है। उचित मंच पर उचित बात न रख पाना, ठीक है, चुक जाना, उचित मंच पर उचित बात रखने से कभी कभी चुक जाना, तो ये सारी चीजें हैं। आपने प्रथम वरीयता के रूप में प्रशासनिक सेवा को क्यों चुना, पुलिस सेवा को क्यों चुना, ये तो आपके ब्यूरो पर आधारित है। आगे बढ़िए, क्या चीज वो देंगे वहां पर, जब आओगे ना तो तुम्हें सबसे पहले होगा कि अपने बारे में बताइए, हर प्रक्रिया की शुरुआत इसी से होती है, इसलिए उसको रोको। अब देखो अगला सेक्टर क्या है, बायोडाटा पर आधारित है, तो कार्य अनुभव पर आधारित प्रश्न, मतलब अगर कोई व्यक्ति है उसके लिए है जो किसी बार ऑलरेडी किसी जॉब में,
और उस जॉब को छोड़ करके वो नए जॉब के लिए प्रशासनिक सेवा में आना चाहते हैं। तो ये प्रश्न वहां से खड़ा। हाँ, बहुत है आपके एसआई सेक्टर से कम 14 विद्यार्थी जो हम लोग हैं वो जान रहे हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है। और अच्छी बात है, पुलिस सेवा में इस बार पद भी बहुत, ठीक है, सबसे अधिक पदों की सूची में उसका नाम है, तो अच्छा प्रायोरिटी है और आपको लाभ मिलना चाहिए। देखिए क्या कहता है कि कार्य अनुभव पर आधारित प्रश्न की अगर हम लोग बात करें, क्या क्वेश्चन हो सकता है। आप पहले तो सरकारी सेक्टर में है या प्राइवेट सेक्टर में है, इसको देखना होगा आपको, ठीक है। दूसरी चीज क्या कहती है उसको समझिए कि आपकी नौकरी कहाँ थी, आपका कार्य क्षेत्र क्या था, मतलब जब आप जॉब में थे तो आपको किस प्रकार का काम करना होता था, आपकी भूमिका क्या थी, इस पर एक बात हो सकती है। जिस डिपार्टमेंट में आप काम कर रही थी उस डिपार्टमेंट का क्या एक्सपीरियंस है, आप वहां पर किस प्रकार की समस्याएं देख रही थी, कि कौन कौन सी समस्याएं थी, आपके दिमाग में वहां पर जो समस्या थी उसका हल क्या हो सकता था, आप कैसे उसका निदान कर सकते थे, ठीक है। अगर आप ऐसा ही हैं, आपका विभाग है, ठीक है, तो बताइए कि आपके विभाग में कौन कौन सी समस्या है, समस्याएं ही समस्याएं हैं, गौतम बुद्ध टाइप से है, दुख है, दुख समुदाय है, दुखों का एक पूरा परिवार है जो डिपार्टमेंट में लगा हुआ है, काम कर रहा है। तो आपको वहां क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसको बड़े करीने से आप तैयार करेंगे, ठीक है। उसके निदान के उपाय, आपका व्यक्तिगत अनुभव वहां कैसा रहा, ठीक है। इन सबसे चीजों से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। देखो ये बायोडाटा बेस्ड है और हर व्यक्ति का यहाँ अपना समझ है, इसीलिए हम उत्तर नहीं बता रहे हैं, उत्तर को केवल एक रूपरेखा देके छोड़ दे रहे हैं। एक काम आपको यहां से जाना है घर और जा करके सिलसिलेवार ढंग से करना है, ठीक है, क्योंकि 100 में 100 का सबका जिला अलग, सबका नाम अलग, सबके गांव अलग, सबके समस्याएं भी अलग, सबकी जॉब अलग, तो इसको आपको ध्यान देना है। ये हम लोगों को आइडिया मिलेगा कि आप रफली कितना इसमें एक्सपर्ट हैं या नहीं है, ठीक है। ऐसे भी तो जब आप मॉक टेस्ट में बैठेंगे और ये बातें उभर करके सामने आएंगी तो हम देखेंगे कि बात को आप जबरदस्ती को खींच रहे हैं या इधर उधर से गोल गोल घुमा करके भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, या आपका मतलब टू द पॉइंट बात कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, वो हम लोग को आइडिया मिलेगा, उसके अनुसार हम आपको तैयार करते हैं, ठीक है। फिर कहता है स्विच ओवर, यानी एक क्षेत्र को जोड़ करके दूसरे क्षेत्र में क्यों आना है। आप शिक्षा क्षेत्र में काम कर रहे थे, टीचर थे, आप पुलिस सेवा में थे, आप दूसरे सेक्टर में क्यों जाना चाहते हैं, ठीक है। तो इसका एक उत्तर होना चाहिए आपके पास, ठीक है। इसी प्रकार आप अगर इंजीनियरिंग में हैं, आपने एकेडमी के तौर पर एमबीए किया है, आपने बीसीए की डिग्री ली है, आपने रक्षा विश्वविद्यालय से कोई कोर्स किया है, ठीक है, तो फिर आप सरकारी क्षेत्र में क्यों आना चाहते हैं। आपके लिए तो आगे बढ़ने के लिए प्राइवेट सेक्टर में बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो इसका जवाब आप क्या देंगे, ये आपको तैयार करने के सारे प्रश्न लेकर के आज जाइए और आज से ही समझ लीजिए कि हम लोग इंटरव्यू मोड में आ गए हैं। क्या चीज, एक नौकरी को छोड़ करके अगर आप इंजीनियर हैं तो प्राइवेट सेक्टर में क्यों नहीं जाना चाहते हैं, पहले बीटेक था तो एक छोड़ के दूसरे में आया, दूसरे छोड़ के तीसरे में, ठीक है। इसका उत्तर यही होना चाहिए, ठीक है, कि यहाँ बात प्राइवेट सेक्टर और सरकारी सेक्टर की नहीं है, बात है कि हमें अपने जैसे कोई भी इंसान जब आप आगे बढ़ता है सबसे पहले वो चाहता है कि वो जॉब सिक्योरिटी करे। तो हमें प्रथम पैदान पर जो नौकरी सुलभ हुई उस नौकरी को हमने प्राप्त किया। मनुष्य स्वभाव से प्रगतिशील है, वह सतत आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत है। तो हमने एक जॉब के बाद दूसरे जॉब को रखा कि मैं और आगे बढ़ना चाहता हूं। इस जॉब में आने के पीछे के कारण हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, इसमें कार्य की विविधता है, ज्यादा बड़ा अपॉर्चुनिटी मिलता है लोगों को काम करने के लिए, लोगों के बीच काम करने के लिए, ठीक है। तो उसका एक आकर्षण है जो खींचता है, ठीक है, उससे मिलने और अर्जित होने वाला सम्मान है जो आकर्षित करता है। तो आपका सिविल सेवा में चयन क्यों करे, जो उत्तर दिए थे वही उत्तर यहाँ पर लेकर के आना, ठीक है। और एकदम ये रियलिस्टिक अप्रोच अपनाओ, हाइपोथेटिकल नहीं। अब आलोचना मत करो कि हम जहां थे वहां खुश नहीं थे, वहां बहुत तरह की बुराइयां थी, ऐसा नहीं था, वो सब चीजों पर नहीं जाना है। सिंपल जाना है कि प्रगतिशील प्रत्येक मानव का बिहेवियर, हर व्यक्ति एक स्टेप के बाद एक स्टेप आगे बढ़ना चाहता है। मैं जब
एकेडमिक करियर को पूरा किया तो मेरी प्रायोरिटी थी जॉब, कि हमें एक नौकरी मिल जाए ताकि हम घर परिवार की आर्थिक स्थिति को संभाल सकें। मैंने नौकरी खोजी। अब मैंने लगातार सतत आके विकास के सिद्धांत पर चलते हुए अपने लिए और बेहतर नौकरी खोजी। फिर क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि क्या इससे भी और बेहतर आएगी तो अब जाएंगे। ठीक है, आपको यहां भी रियलिस्टिक अप्रोच रखना चाहिए, यहां जाएंगे। अगर हम अभी यहाँ पर वीडियो के सेवा पर चयन होते हैं, अगर मेरे पास अटेम्प्ट है यूपीएससी लिखने का, तो स्वाभाविक है कि वहां पर भी कुछ हम वीडियो सेवा से भी अगर कोई प्रमोशन के लिए एग्जाम होगा तो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रयास करेंगे, लेकिन हम सतत आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, ये एटीट्यूड के साथ जाना। ठीक है, तो पीछे की आलोचना नहीं करनी है, पीछे जो था वो बहुत अच्छा था, ठीक है, लेकिन हम उसे और अच्छा ये क्वेश्चन इसी क्रम में अगर आप चल रहे हैं तो एकेडमिक गैप पर भी आपसे रहेंगे। मतलब यहाँ किस प्रकार का क्वेश्चन हो सकता है, एकेडमिक कैरियर, जैसे आप ग्रेजुएशन पास किए हैं 2008 में और इंटरव्यू दे रहे हैं 2022, 14 साल क्या कर रहे थे? ये उत्तर मत दीजिए, जेपीएससी एग्जाम नहीं ले रही थी तो हम क्या करें, 4-5 साल तो उसी में बैठे रह गए। ऐसे उत्तर हम लोग नहीं दे सकते हैं। ठीक है, आपको बताना होगा कि आप कहाँ किस दिशा में प्रयासरत थे, क्या कर रहे थे, तो इस पर भी आपको एक रूपरेखा तय करनी है। इसी पर आपसे रिलेटेड होगा कि आप कहाँ से पढ़ाई लिखाई किए हैं। अगर स्कूल कॉलेज, तो आपके स्कूल कॉलेज का मोटो क्या था, ठीक है, तो उससे रिलेटेड भी कुछ चीजें पूछी जा सकती हैं। उसी प्रकार क्वेश्चन कई बार आता है कि आप आईएएस किए हो साइंस से और ग्रेजुएशन आते आते तक आप क्या कर लिए, आर्ट्स की डिग्री ले लिए, वहां पर मैथ, बायोलॉजी और जो है सो केमिस्ट्री पढ़ रहे थे और अगले कैलेंडर में आए तो आपको लगने लगा कि नहीं हमको इतिहास पढ़ना है। ऐसा परिवर्तन क्यों? और जब एमए में गए तो सोशियोलॉजी पढ़ने का मन कर लिया। ठीक है, अगर विषय जनित विविधताएं हैं तो उनको लेकर के भी आपको इस दिशा में अपना काम करने की आवश्यकता है। इसी प्रकार अगर आप कोई शोध किए हों तो एप्लीकेबल है। आपकी मेथोडोलॉजी क्या थी, डेटा कलेक्शन कैसे किए थे, उसका हाइपोथेसिस क्या था और क्या आपके निष्कर्ष निकले, आपके कि किस प्रकार वो लाभदायक है आपके द्वारा जो शोध किया गया, तो आप उस पॉइंट को भी लेके आ सकते हैं। इसी क्रम में चर्चा में बढ़ सकती है कि उच्च शिक्षा की स्थिति क्या है, उच्च शिक्षा के लिए कौन कौन से आयोग बनाए गए, उनके रिकमेंडेशन वगैरह क्या थी। तो एक काफी बढ़ने पर एक पॉइंट यहां से भी बनता है। ठीक है, तो इस पर भी आपको वर्कआउट करना है। चलो व्यक्तिगत क्षमताओं पर एक नजर डालें तो अंतिम पायदान होता है हॉबी। ठीक है, कि इस क्रम में आपकी हॉबी क्या है। देखो, हॉबी के बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो तुम लोगों को जानना चाहिए कि हॉबी क्या है। हॉबी है कि अगर हमको लाइफ में, दैनिक जीवन में मेरा काफी व्यस्त है, इस व्यस्त जीवन में कभी अगर स्पेयर टाइम मिल रहा है तो उस स्पेयर टाइम में आप क्या ऐसा करोगे कि आपके मन, दिल, शरीर, तन, मन सभी को सुकून, अच्छा लगे, फील गुड, ठीक है, का एहसास हो। उस प्रकार के एक्टिविटीज को ही हम लोग हॉबी कहते हैं। ठीक है, तो हॉबी क्या हो सकती है? अगर हम लोग देखें तो कई लोग इसको बोल सकते हैं कि ट्रैवलिंग, यात्रा करना किसी को पसंद है, कोई बोल सकता है कि फिल्म देखना हमें पसंद है, इंटरनेट सर्फिंग करना पसंद है, ठीक है, और मान लीजिए रीडिंग, कोई कहता है प्लांटेशन, तो कोई कहता है सोशल सर्विस, समाज सेवा करना पसंद है। यहाँ हॉबी कोई भी रखो, लेकिन हॉबी के ऊपर एक सिस्टमेटिक काम होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो एक हॉबी के जरिए हम आपको इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो कहते हैं जैसे अगर आपकी हॉबी है डायरी राइटिंग, ठीक है, तो डायरी लेखन से आपको बोर्ड क्या क्वेश्चन कर सकता है, इस मायने से आप चीजों को समझिए। आप क्यों डायरी राइटिंग करते हैं? ठीक है, इसके पीछे, डायरी लिखने के पीछे क्या उद्देश्य है, डायरी राइटिंग के क्या लाभ है और क्या नुकसान है। ठीक है, मान लो डायरी राइटिंग में बहुत सही सही बात लिखा और कहीं अपनी पत्नी के बारे में ही लिख दिया कि मेरी पत्नी का जो मेरे परिवार के प्रति सोच है बड़ा गड़बड़ है, ठीक है, और आने वाले समय में मेरे परिवार में भूकंप भी ला सकता है। ठीक है, और वो डायरी अगर आपकी पत्नी पढ़ ली
तो जो भूकंप 3 महीने बाद की हाइपोथेसिस आपकी थी तो तुरंत भी आ सकती। एक क्वेश्चन मान लीजिए, एक आइडिया के तौर पर आपको देखना है कि डायरी राइटिंग के क्या लाभ है, मतलब आपको सोच के रखना है कि ये प्रश्न हमारे सामने आ सकता है, हम इसको कैसे फेस करेंगे। ठीक है, क्या इसके फायदे हैं और क्या दोनों पक्ष को आपको उतना ही प्रायोरिटी से सघनता पूर्वक सोचना है। डायरी राइटिंग आपको हॉबी के रूप में आखिर आया कैसे? ठीक है, मतलब कब से आपने शुरुआत की, कहां से देखा, ऐसा क्यों आपको लगा, कौन वो घटना घटी जो आपको कही कि नहीं डायरी लिखना चाहिए। ठीक है, तो आखिर आपके हॉबी में आया तो इसके आने के रूट क्या थे, उस पर एक चर्चा हो सकती है। क्या प्रशासन में जब आप सिविल सेवा में चयन हो जाएंगे तो भी डायरी लिखना जारी रखेंगे कि हो गया डायरी खत्म, नौकरी मिली डायरी भी समाप्त? ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है। आपका जो डायरी राइटिंग है वो आपके प्रशासनिक कार्य में क्या सहयोग दे सकता है, कोई यूजफुल है वो? ठीक है, जैसे सब कुछ चीजें लोग बोलते हैं नेट सर्फिंग करते हैं, अगर आप नेट सर्फिंग करते हैं तो भी आपकी पॉजिटिव चीजें हैं, आप किसी भी समस्या को डील कर रहे हैं। अगर आपका नेट पर बहुत अच्छा प्रैक्टिस है, गवर्नमेंट के चीजों को समझते हैं, कोई साइट खोल सकते हैं, साइट खोल के जानकारी ले सकते हैं, किसी बात को लेके व्यवधान हो, उसकी तकनीकी बात के लेके हो, किसी मान लो लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हो, कौन सा धारा लगाना है, किसी बात पर बहस चल रही हो, ठीक है, समाज के कुछ लोग कन्विंस करना हो, तो आपको वो अगर क्षमता है तो भी एक काम की क्षमता है कि हम पब्लिक कन्विंस में उसका उपयोग करेंगे। हम यात्रा करते हैं, वो भी एक ताकत है, यात्रा करते हैं तो अलग अलग समाज के लोगों को देखते हैं, अलग अलग क्षेत्र को देखते हैं, अलग अलग फसल प्रतिरूप को देखते हैं, अलग अलग क्षेत्र की समस्याओं को समझने का मौका मिलता है, तो उसके आधार पर जो अनुभव प्राप्त होता है वो भी प्रशासनिक कार्य करने में। ठीक है, जहां तक एक चीजें हैं गार्डनिंग वगैरह प्लांटेशन वगैरह की बात है, ठीक है, तो आप प्लांटेशन देवे तो फिर क्वेश्चन पहले ये शुरू हो जाता है आजकल प्लांटेशन में किस प्रकार का प्लांटेशन। ठीक है, ग्रामीण जागरूकता के लिए अगर लगा रहे हैं तो आप पीपल का पेड़ लगवाते हैं, बरगद का पेड़ लगवाते हैं। औषधि मूलक प्लांटेशन छत पर भी किया जा सकता है जो दैनिक जीवन में उपयोगी हो सकता है। ठीक है, या फलदार पेड़ लगाते हैं, बागवानी करते हैं, क्योंकि उसके जरिए आपको कुछ इनकम, सोर्स ऑफ इनकम, आय का दायरा बढ़े, तो वहां हर चीज अलग अलग है। क्वेश्चन प्रत्येक उत्तर को खुलने का तरीका अलग है। सब 2-4 मॉक टेस्ट दीजिए, सारा झिझक दूर होगा। हाँ ठीक है, कुकिंग अगर आप है, प्रशासन में क्या सहयोग है? आप जाएंगे जब विभिन्न विद्यालयों का निरीक्षण करने के लिए, तो वहां आजकल विद्यालय में कुकिंग सिस्टम भी चलता है, तो खाने की क्वालिटी कितना है, आप जो है कितना प्रोटीन मिलना चाहिए एक बच्चे को, औसतन कितना भोजन का आहार होना चाहिए, संतुलित आहार की मात्रा होनी चाहिए, कितने मसाले पड़ने चाहिए, क्या उसके फायदे सब चेक करेंगे और क्या करेंगे। कोई भी हमारे पास अदर एक्टिविटीज जो है वो हमारे लिए एक प्रॉपर्टी है। अब सवाल ये उठता है कि हम उस प्रॉपर्टी को यूटिलाइजेशन कैसे करते, यूटिलाइज कैसे करते, ये हमें सोचना है। ठीक है, लेकिन वो भी एक क्षमता है कि अगर कुकिंग है तो खाली समय में रह क्या करते हैं, ठीक है, तो एकदम घर परिवार के लिए एक बड़ा ही पोषक आहार बना। अब ये पोषक आहार क्या है, ठीक है, तो कैसे उसमें कितना मात्रा मिलाना वगैरह चाहिए, आप अगर जा रहे हैं तो इस सब चीज में अगर आपकी काबिलियत है तो आप उसको देख सकते हैं। आप राशन वितरण कार्यक्रम चलाते हैं, कोटा में दौरा करिएगा, वहां भोजन की स्थिति क्या है, गेहूं की स्थिति क्या है, फसल को समझते हैं, वो भी काम आ जाएगा। मनुष्य का ज्ञान को आपके पास दिशा और विवेक होना चाहिए, उसका आप सकारात्मक इस्तेमाल कहीं भी। इसीलिए हॉबी को लेके बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है, लेकिन जो करना है उस पर होमवर्क भी। ठीक है, आप पिक्चर देखते हैं, किस प्रकार का पिक्चर देखते हैं? तो सोशल इश्यूज पर पिक्चर देखते हैं, कौन पिक्चर देखे हाल में, यही ना क्वेश्चन आएगा। तो बहुत सारे नक्सलवाद पर बने हुए पिक्चर है, देख लीजिए। कौन, एक चक्रव्यूह करके प्रकाश झा की किताब आई हुई थी नक्सलिज्म के ऊपर, डायन प्रथा वगैरह पर कई पिक्चर आए हुए हैं, ये सब क्या काम आएंगे? तो यही तो राज्य की समस्या है, उसी को हल करने में, हमारी समझ को विकसित करने में काम आ रही है। कहे के लिए लेना है तो कोई भी पॉइंट, तो हम एक ही लाइन जानते हैं, पॉइंट सबका अलग हो सकता है, लेकिन तर्क सटीक होना। अगला आदमी को लगे कि नहीं आप में वो प्रॉपर चीजें हैं जो एक सिविल सेवक के भीतर दिखाई, और कुछ। अब देखो, क्या आपने किसी की डायरी पढ़ी है लिखने के पहले? जैसे हिटलर का डायरी लिखता था, जयप्रकाश नारायण अपनी डायरी लिखते थे, डायरी पढ़ी है? डायरी का क्या महत्व? इंटरव्यू देने के बाद आज आप रात को डायरी में क्या लिखेंगे? बड़ा इंटरेस्टिंग।
हो सकता है ना ऐसा क्वेश्चन? ठीक है, पिछली बार आपने डायरी कब लिखी थी और उसमें क्या? ठीक, क्या आप अपनी डायरी हमें पढ़ने के लिए देंगे? ठीक है, आजकल मोबाइल और आईपैड का जमाना है, ऐसे में डायरी लिखना प्रासंगिक है का कोई ठीक रूप है? ऐसे कितने प्रश्न, मतलब देखो इंटरव्यू बोर्ड का कोई लिमिट नहीं होता है ना, कौन बात को किधर से खींच करके पूछेगा, तुमको हर पॉइंट में सहज रहना। अब एक डायरी लेकर पर तुम लोग को बताया ना कितने टाइप के क्वेश्चन आपसे जनरेट हो सकते, लेकिन अगर आपने लिखा है कि मेरी हॉबी डायरी लेकर है तो इतने टाइप के क्वेश्चन आपको तैयार। ठीक, तो आज इतना ही प्रश्न आप लोग को देते हैं। इसके आगे का जो सेक्शन 2 है, जिसमें मूल रूप से इंटरव्यू सेक्शन के दौरान क्या चीजें फॉलो करनी चाहिए कमरे में और कैसे बोर्ड के साथ अट्रैक्शन, आई कांटेक्ट से लेकर के बाकी विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। आज यहीं पर रोक देते हैं, क्योंकि हम लोग का संख्या बल मजबूत होते हुए भी कम है, क्योंकि कल शाम को रिजल्ट ही आया है, वो भी रात को 8 बजे। तो कई लोग आ रहे हैं और 1-2 दिन बाद जुड़ जाएंगे। लेकिन आजकल क्या है, आईटी सेक्टर का जमाना है, सारी चीजें यूट्यूब पर चली जाएंगी या यहीं पर सब कुछ अप्रोप्रिएट हो जाएगा, जिसका छूटा गया वो भी बैकअप ले लेगा। ठीक है, हम लोग सतत आगे रूप से बढ़ेंगे।